हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर चल रहा था, कुछ पार्ट हुआ है, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं वो हम लोग यहाँ पे टेबुलेट कर दिया। एक फाइनाइट वायर, मतलब जो फाइनाइट वायर है उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 एंड θ2 क्या है, कितना एंगल बना रहे हैं वो d, उसके साथ वो वाला, और d इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। I मतलब करंट, I मतलब करंट। इनफाइनाइट वायर होने से क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, μ0I/2πt। सर्कुलर वायर का सेंटर में क्या होता है, μ0I/2a, a मतलब रेडियस, और एक्सिस में क्या होता है, μ0I²/दिस। ये चार फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है कि देयर इज ए स्क्वायर विच कैरीज करंट I। एक स्क्वायर में I करंट बह रहा है और स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, A है। A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब इसमें न्यूमेरिकल्स में कुछ मतलब वैल्यू भी दिया रख सकता है। मान लेते कि 2 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, उसका सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट 5 एम्पियर बह रहा है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है। अब देखो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो क्या होगा, चारों वायर का सम होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना वायर है टोटल, देखो सब फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर तो नहीं है, फाइनाइट वायर है, चारों फाइनाइट वायर मिला के स्क्वायर बना है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा चारों वायर के लिए कैलकुलेट करने के बाद ऐड करना पड़ेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है, देखो चारों का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, a/2 है। ये मतलब जो d है, ये जो डिस्टेंस है इस वायर से इसका ए पॉइंट का जितना डिस्टेंस है, हर एक वायर के एक ही डिस्टेंस है। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना एंगल बना रहे हैं, ए वायर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो ए एंगल कितना बना रहा है, डी के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो जो ज्वाइंट कर देने वाला लाइन है वो डी के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 45 करके, है कि नहीं, पूरा क्या है 360, तो ये क्या होगा 90 के आधा क्या होगा 45 करके होगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल वायर जो है इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मान देते हैं ए, कुछ और नाम देते हैं, एक्स वाई जेड टी, कुछ एक नाम दे देते हैं। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एक्स वाई में करंट बहने के लिए, ये जो फाइनाइट वायर है उसके लिए यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स वाई वायर कितना बन रहा है, बोलो μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। फाइनाइट वायर का फॉर्मूला हम लोगों को लगाना पड़ेगा। I कितना है, I तो I दिया रहेगा, 4πd की जगह क्या डालेंगे, d की जगह डालेंगे a/2, क्योंकि साइड a है तो ये आधा डिस्टेंस कितना होगा, a/2। θ1 क्या होगा, AB 45, तो क्या होगा sin 45 प्लस sin 45 डिग्री। sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। तो क्या हो जाएगा, μ0I, ये तो कट जाएगा, बाई 2πa इंटू 2/√2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, μ0I/√2πa। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, सिर्फ एक वायर के लिए। इसके लिए क्या होगा, सेम होगा, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखो इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके लिए भी उतना ही बनेगा, ये उतना ही बनेगा, क्योंकि देखो इसमें डिस्टेंस लोगे तो क्या होगा, a/2 डिस्टेंस होगा, और दोनों ही मतलब 45 करके बनाएगा। मतलब चारों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा। अब देखना पड़ेगा डायरेक्शंस। इसके लिए डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, इस फिंगर को, थंब को करंट की ओर रखते हैं। जब स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो थंब को करंट की ओर रखते हैं और बाकी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करता है। और जब सर्कुलर वायर में काम करते हैं तो बाकी फिंगर लूप के अलोंग रखते हैं और थंब मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है तो थंब करंट डिसाइड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेगा ए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, देखो ये थंब है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा, ये वायर होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, देखो
ऐसे ऐसे होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पे बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किधर होगा, बाहर निकलेगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे बाहर निकलेगा, और इसके लिए भी बाहर निकलेगा, इसके लिए भी बाहर निकलेगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, एक ही डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और सम कर देंगे, क्योंकि इसका चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब एक्स वाई का जितना है इसका भी उतना होगा, इसका भी उतना होगा, इसका भी उतना होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देते हैं, इसको 4 देके गुना कर देने से हो जाएगा, क्योंकि सब तो एक ही है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 4a। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल फील्ड एट सेंटर 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस μ0I बाय √2πa। तो क्या हो गया, अच्छा 4 को हम लोग 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं, तो 2 और √2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 √2। ये जो 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 1 2 को हम लोग 2 √2 लिख सकते हैं, और नीचे है 2 √2, तो √2 कट जाएगा, क्या रहेगा 2 √2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 √2 μ0I बाई πa। ये हो गया आंसर। और एक बात लिखना होगा, एलोंग आउटवर्ड, एलोंग आउटवर्ड किस डायरेक्शन में है वो भी लिखना पड़ेगा ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा, इतना समझ में आ गया। तो एक किसका एग्जांपल है, फाइनाइट वायर का। और एक एग्जांपल हम लोग फाइनाइट वायर का लेते हैं। इसको बाद में देखते हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग एक हेक्सागोनल ले रहे हैं, हेक्सागोनल मतलब जिसका 6 साइड होता है। ये क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है बोलो, जिसका 6 साइड होता है। आई करंट बह रहा है, सभी में कितना करंट बह रहा है, आई करंट, और इसका साइड ए है। इस सब साइड क्या है, ए इज द साइड ऑफ द हेक्सागोनल। तो यहाँ पे सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, हेक्सागोनल कैसे बनता है, 6 वायर से बनता है। एक वायर 2 3 4 5 6 वायर से बना है, और सभी वायर क्या है, फाइनाइट। तो फाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए जो अगर लगाना पड़ेगा, हम लोग इसमें फोकस करते हैं। तो डिस्टेंस पहले इसको d मान लेते हैं, और ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनाएंगे, ये जो कनेक्टिंग है d के साथ इस पॉइंट का कनेक्शन और इस पॉइंट का कनेक्शन कितना एंगल बनाएगा वो हम लोग को मालूम होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाके हम लोग बैठा पाएंगे। तो कैसा होगा बोलो, 360 डिग्री 6 पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक का कितना होगा 60, उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना होगा 30 करके। ये क्या हो जाएगा 30 करके, ये 30 ये भी 30, ये भी 30 ये भी 30। तो अगर ये 30 है और ये भी 30 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से देखना, V इज इक्वल्स टू, मतलब सिर्फ इस वायर के लिए, ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E F। तो AB के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, μ0I बाई 4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। आप देखो D का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो अलग से बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये 30 डिग्री है, ये D है, और A कितना है, A/2 है। हम लोग को जो D लिखना है वो A के रेस्पेक्ट में लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, A दिया है, D तो नहीं दिया है, लेकिन D तो पर कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, ये वाला कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, A है बेस, A है परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है। सो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan 30। तो क्या हो जाएगा, A/2d, tan 30 मतलब क्या होता है 1/√3। सो d कितना हो जाएगा, √3 A/2 हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब d के जगह हम लोग √3 A/2 बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे 30, यहाँ पे बैठाएंगे 30। तो देखते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0I बाई 4π, ए की जगह क्या कैलकुलेट किया, √3 A/2, ये d हो गया साइन 30 प्लस साइन 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ करके होता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा 2,
सो म्यू 0 आई बाई 2√3 पाई ए इंटू 1, साइन 30 हाफ और हाफ, हाफ हाफ मतलब 1, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, इतना निकला। तो ये तो हो गया एक वायर के लिए। तो सारी वायर के लिए कितना होगा? एक ही होगा। ईच एंड एवरी वायर प्रोड्यूस सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब देखना पड़ेगा कि सबका सेंस का एक ही है। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, अलग डायरेक्शन होने से उसको वेक्टर वे में अलग से हम लोग करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए ए वायर के लिए नीचे वाला वायर इधर करंट जा रहा है, तो थंब को रखेंगे करंट की ओर, ए मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, मतलब ऐसे बनेगा। तो यहाँ से अंदर जाएगा, तो यहाँ पे तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यह ऐसे बाहर निकलेगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ऐसे अंदर जाएगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा, ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे बाहर निकल रहा है। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि सारी वायर के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो सब अगर एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टोटल B इज इक्वल टू क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6 देके, क्योंकि सेम है ना सब, तो A प्लस A प्लस A प्लस A 6A हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वायर, क्योंकि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, सब एक ही डायरेक्शन में है। तो 2√3 पाई ए, यहाँ से देखो ये कट जाएगा और √3 और यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √3 म्यू 0 आई बाई पाई ए, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हेक्सागोनल के लिए। समझ में आ गया? तो ऐसे मतलब ये तो हेक्सागोनल हो गया। दूसरा कुछ चीज़ के लिए भी कर सकते हो, ट्रायंगल के लिए भी कर सकते हो, फाइनाइट वायर के लिए एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग सर्कुलर वायर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लिटिल पोर्शन है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो कितना वायर से बना है? टोटल 3 वायर से बना है। एक तो है सीधा वायर फाइनाइट वायर, एक फाइनाइट वायर और एक सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर मतलब पूरा नहीं है, 1/4 है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो देखो ये जो ए वायर है ABC, सो मैग्नेटिक फील्ड AB के वजह से कितना होगा बोलो? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो एक वायर के लिए कुछ डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो तो 0 होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं है। वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड? वायर से डिस्टेंस होगा तभी तो जाके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस पॉइंट का वायर से कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब वायर के लिए वायर के ऊपर रहने वाला पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। तो क्योंकि ये पॉइंट वायर के ऊपर ही है, एक ही लाइन में है, तो इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। CA के लिए कितना बनेगा? वो भी 0 बनेगा। तो क्या बचा? A वाला पोर्शन CB। सो CB जो आर्क है वो सर्कुलर मोशन है, तो उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है? म्यू 0 आई बाई 2R। ये वाला म्यू 0 आई बाई 2 इंटू रेडियस, यहाँ पर रेडियस आद दिया है, हो गया। लेकिन ये क्या सही है क्या? ये तो सर्कुलर के लिए था, लेकिन यहाँ पे सर्कल है क्या? नहीं है। सर्कल का कितना पोर्शन है? 1/4 है कि नहीं? ये कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ये पूरा रहता तो कितना एंगल बनाता था? 360। लेकिन ये कितना एंगल बना रहे हैं जो लिटिल आर्क? 90। 360 में 90 कैप्चर किया है, मतलब जो पार्ट है वो सर्कल का पूरा पार्ट नहीं है, 1/4 है। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू म्यू 0 आई बाई 2R, मतलब क्या हो जाएगा? म्यू 0 आई बाई 8R। समझ में आया? और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा वायर है, अब देखो यहाँ पे एक करंट बह रहा है ऐसे, इसका रेडियस मान लेते हैं कि R है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे A B C, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड्स, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट वायर है उसके लिए यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो वायर के ऊपर ही है, और इसके लिए भी नहीं बनेगा, वो वायर के ऊपर ही है, वायर से कुछ डिस्टेंस है ही नहीं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस सर्कल के बनेगा। समझ में आ गया? और एक बात, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस ओर बनेगा? सर्कुलर कंडक्टर के लिए कैसा मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होता है? फिंगर करंट डिसाइड करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड, ते करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब आउटवर्ड। अब लिखना पड़ेगा आउटवर्ड,
ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसके लिए जो सर्कुलर पार्ट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सर्कुलर के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? ए बी, ये जो ए बी पोर्शन है इसके लिए कितना बनेगा? μ0I/2r। ये हो गया आंसर। लेकिन अभी एक काम बाकी है। ये सर्कल जो है पूरा है क्या? नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है। यहाँ पे जो एंगल है ये दिया हुआ है, कितना एंगल है ये वाला? 3π/2। मतलब यहाँ पे π/2 जो एंगल है उसका पोर्शन है नहीं। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 3π/2 बनाया है। 3π/2 मतलब कितना होता है? जो भी होगा 3π/2 में 270 डिग्री। मतलब ये जो सर्कल का पार्ट है वो पूरा पार्ट नहीं है, कुछ हिस्सा है। कितना है हिस्सा है? टोटल अगर सर्कल रहता तो इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता, लेकिन अब टोटल नहीं बनेगा। टोटल कितना एंगल बनता है? 2π। लेकिन हमारे पास जो लेंथ है वो कितना एंगल बनाया है? 3π/2। तो इतना फ्रैक्शन है। टोटल 10 है लेकिन हमारे पास 3 है, तो कितना फ्रैक्शन है? 3/10। तो हमारे पास इतना है और टोटल इतना होना चाहिए। तो क्या होता है? इतना फ्रैक्शन हमारे पास है, ठीक है। तो इतना आंसर होगा। ये क्या होगा बोलो? μ0I/2r। ये क्या हो जाएगा? पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/4। 3 μ0I/8r होगा। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे सर्कल का 3/4 पोर्शन है, ठीक है। तो 3/4 देके इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पूरा सर्कल तो है नहीं, इसीलिए। समझ में आ गया? तो हो गया सर्कुलर पार्ट का कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे एक वायर है, इस वायर में करंट बह रहा है ऐसे, I करंट बह रहा है और ये रेडियस से R है ABC। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है। तो इस वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा कि इस वायर के ऊपर ही पॉइंट है। इस वायर के लिए भी नहीं बनेगा, तो जो भी बनेगा इसके लिए बनेगा। ये एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसका और इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जो है इसका है। तो इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? अगर ये सर्कल का एक पार्ट है, ये सर्कल ऐसा था लेकिन हमारे पास कितना है? सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। तो वो पोर्शन जो है, अगर सर्कल होता तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता? μ0I/2r, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता। लेकिन अब हमारे पास कितना पोर्शन है? 30 डिग्री का पोर्शन है। मतलब आउट ऑफ 360 वी हैव ओनली 30। मतलब क्या है? 1/12 है। मतलब ये जो लेंथ है पूरा सर्कल का 1/12 हिस्सा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? 1/12 हो जाएगा। मतलब कितना होगा? μ0I/24r। समझ में आ गया? और ये कहाँ पे होगा? बाहर की ओर, ठीक है। वो बार बार बोल रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर कंडक्टर के लिए थंब करंट डिसाइड करता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड्स। सर्कुलर कंडक्टर के लिए फिंगर्स करंट डिसाइड करता है, थंब मैग्नेटिक फील्ड्स। इसको याद रखना है। यहाँ पे एक वायर है ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे है। यहाँ पे इस पॉइंट में, वो पॉइंट में, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालना है, ठीक है। अच्छे से देखना। यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो तीनों चीज़ का कंट्रीब्यूशन होगा। एक तो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? इनफाइनाइट वायर है, नॉट इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट। इसका ए साइड इनफाइनाइट है, ए साइड इनफाइनाइट है क्या? नहीं है। इनफाइनाइट वायर किसे कहा जाता है? ए वायर है, इधर भी लंबा इधर भी लंबा, दोनों तरफ बहुत ही दूर चला गया, तो वो इनफाइनाइट है। अगर यहाँ से दिख रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन ऊपर चला गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेमी इनफाइनाइट। एक साइड उसका फाइनाइट है लेकिन एक साइड इनफाइनाइट है। तो यहाँ से स्टार्ट करके इधर इनफाइनाइट है, मतलब ये है सेमी इनफाइनाइट। ये भी है सेमी इनफाइनाइट, और ये है एक सर्कल, सर्कल का कुछ पार्ट। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो ए बी पोर्शन है, ए बी सी डी, तो ए बी पोर्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? देखो, इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है? μ0I/2π डिस्टेंस। तो क्या होगा? μ0I/2π डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है वायर के साथ? पॉइंट का डिस्टेंस परपेंडिकुलर r। ये है इनफाइनाइट वायर के लिए, लेकिन ये इनफाइनाइट तो नहीं है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। एक साइड इनफाइनाइट है, एक साइड नहीं है, तो उसको क्या होगा? आधा हो जाएगा।
सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा इनफाइनाइट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। सी डी के लिए कितना होगा, सी डी के लिए भी कितना होगा, हाफ इंटू म्यू जीरो आई बाई 2r होगा। ये भी आधा इनफाइनाइट है, लेकिन डायरेक्शन देखना पड़ेगा। इसके लिए डायरेक्शन किधर होगा, देखो इसके लिए डायरेक्शन ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे निकलेगा, ये थंब है तो इधर अंदर जाएगा, यहाँ पे निकलेगा मतलब आउटवर्ड। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, आउटवर्ड। समझ में आ गया। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी निकलेगा आउटवर्ड, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, उसका जो सर्कुलर पोर्शन है BC के वजह से वो क्या होगा, म्यू जीरो आई बाई 2a मतलब 2r इतना होता, लेकिन उतना नहीं होगा क्योंकि ये आधा हिस्सा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, आधा सर्कल है तो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई बाई 4r, ये भी क्या होगा, आउटवर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से, तीनों के लिए क्या है, आउटवर्ड है। तो नेट क्या होगा, सम कर देते हैं। सो टोटल कितना होगा, टोटल सम करना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे कितना होगा, म्यू जीरो आई बाई 4πr, म्यू जीरो आई बाई 4πr प्लस म्यू जीरो आई बाई 4πr प्लस म्यू जीरो आई बाई 4r। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू जीरो आई बाई 4r कॉमन ले सकते हैं। म्यू जीरो आई बाई 4r कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे लगेगा 1/π प्लस 1/π 2/π प्लस 1, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ऐसे एक वायर है, ऐसे यहाँ पे करंट बह रहा है, ऐसे यहाँ पे करंट जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर वापस ऐसे बन रहा है। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का साथ जो एंगल बना है वो मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। यहाँ पे आई करंट बह रहा है, तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट में शो निकलना है। ठीक है, अब अच्छे से देखना, इसको नाम दे देते हैं ABCD। एक वायर है यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो AB वायर है वो करंट इधर बह रहा है, तो करंट इधर बह रहा है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो AB के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, म्यू जीरो आई बाई 2r। इसको मान लेते हैं कि इसका रेडियस मान लेते हैं r1, और ये वाला जो रेडियस है इसको r1 मान लेते हैं, और बड़ा रेडियस है r2। तो कितना होगा, म्यू जीरो आई बाई 2r r1। ये हो गया इसका वैल्यू होता अगर सर्कुलर होता तो, लेकिन सर्कुलर का पूरा पोर्शन नहीं है, लिटिल पोर्शन है, 60 डिग्री एंगल है, मतलब क्या है 60/360 1/6 है। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू जीरो I1 बाई 12r1 किधर होगा, डायरेक्शन अंदर की ओर, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड। अच्छा, CD के वजह से कितना होगा, BCD, वो क्या होगा, म्यू जीरो I1 ये म्यू जीरो I बाई 2r2 होगा। ऐसा होता, लेकिन वो कुछ ही हिस्सा है, 60 डिग्री हिस्सा है, तो क्या होगा 1/6 होगा। ऐसे करना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। सो म्यू जीरो I बाई 12r2, इनवर्ड या आउटवर्ड, करंट इधर जा रहा है तो आउटवर्ड। अच्छा, BAD के वजह से कितना होगा, 0 होगा। BC के वजह से कितना होगा, वो भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि वायर जिधर है उसी तरफ अगर पॉइंट रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, उसी लाइन के अलोंग है तो कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। एक डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये अगर वायर है तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस पॉइंट के साथ इसका तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं परपेंडिकुलर, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन 0 होगा। अब देखो यहाँ पे ऐड नहीं करना है, एक तो इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है। अब बोलो दोनों में से बड़ा कौन सा है, कौन बड़ा, R1 बड़ा है या फिर R2 बड़ा है। रेडियस R2 बड़ा है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होने से फ्रैक्शन छोटा होगा। क्योंकि R2 बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा होगा, मतलब BCD छोटा है और BAB बड़ा है, तो BAB का टेंडेंसी क्या है, इनवर्ड, और BCD का टेंडेंसी क्या है, आउटवर्ड। तो दोनों मिला के क्या बनेगा, इनवर्ड ही बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड क्या होगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। BAB के साथ
बी सी डी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या निकल जाएगा, म्यू जीरो आई बाई 12 कॉमन ले लेते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। और इसका टेंडेंसी क्या होगा, नेट का क्या होगा, इनवर्ट। समझ में आया? दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक इनवर्ट और एक आउटवर्ड। दोनों में से स्ट्रांग है इनवर्ट, तो दोनों मिला के इनवर्ट ही बनेगा ना। समझ में आ गया ना? तो ऐसे हम लोग कई सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।